हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन जादव और आप देख रहे हैं अजय यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 11 है और शायद लेक्चर नंबर लास्ट है ये। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, प्रकाशिक समावयवता। आई होप आपने वो पूरा लेक्चर देखा होगा। और ठीक है, वीडियो को देखने से पहले जैसे ही देखते हो लाइक कर दिया करो और कमेंट किया करो, उसके बाद वीडियो को देखा करो। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कीलेट, हमारा लास्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन का। इसके बाद हम यूनिट सेकंड लेंगे जो हमारी रह गई थी 4D 5D वाली, उसको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 और 5 और आफ्टर इनऑर्गेनिक कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद फिजिकल लेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कीलेट क्या होते हैं और कीलेटीकरण क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको चीलेट। ठीक, क्या होते हैं देख मैं बताता हूं कि चीलेट का मतलब होता है कि जब कोई बहुतंतुक लिगैंड पॉलीडेंटेट लिगैंड मेटल आयन के साथ मिलकर संकुल का निर्माण करता है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। बहुतंतुक का मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, उसमें एक से अधिक दाता परमाणु है, डोनर एटम है। ठीक है, तो उसको अपन पॉलीडेंटेट लिगैंड बोलते हैं। तो वो मेटल आयन के साथ मिलकर जब संकुल का निर्माण करते हैं, उसमें कम से कम अगर एक चक्रीय वलय होती है, एक साइक्लिक उसमें अग्रहिंग होती है, तो उस संरचना को अपन क्या बोलते हैं? कीलेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कीलेट बोलते हैं। जैसे मैं क्या बोलूं कि मेरे पास लिगैंड है, मैं बोलूं अपन ने पॉलीडेंटेट लिगैंड क्यों बोला, बहुदंतुक लिगैंड क्यों बोला, एक दंतुक क्यों नहीं बोला? अगर एक दंतुक लिगैंड होता तो जैसे ये मेटल होती, एक दंतुक लिगैंड है, जैसे कोई भी एक दंतुक लिगैंड है, एक दंतुक एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, जैसे 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता, 6 लिगैंड होते। तो मुझे एक बार बताओ, अगर केवल एक मोनोडेंटेट लिगैंड होता, उसका मतलब एक ही दाता परमाणु होता है उस एक एटम में, जो भी मॉलिक्यूल होता है उसमें एक दाता परमाणु, तो डोनर एटम होता, तो कहीं इसमें साइक्लिक वलय बनती क्या? नहीं बनती। कोई वलय बनती क्या? नहीं। कीलेट हम किसको बोल रहे हैं कि जब मेटल आयन के साथ बहुदंतुक लिगैंड जुड़े होते हैं तो कम से कम एक चक्रीय वलय का निर्माण होता है उस संकुल में, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? कीलेट बोल रहे हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं कीलेटीकरण या चीलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो अगर एक दंतुक लिगैंड होते तो कैसे भी साइक्लिक वलय नहीं बनती, चक्रीय वलय का निर्माण नहीं होता। लेकिन अगर पॉलीडेंटेट लिगैंड होते तो क्या होता? देख, पॉलीडेंटेट लिगैंड होते, जैसे एग्जांपल लूं मैं, पॉलीडेंटेट में द्विदंतुक भी आ सकते हैं, त्रिदंतुक भी आ सकते हैं, चार दंतुक भी, मतलब मोर देन वन। ठीक है, मतलब जिसमें एक से ज्यादा डोनर है वो सब पॉलीडेंटेट में है। जैसे एथिलीन डाइएमीन क्या होता है? NH2 CH2 एथिलीन होता है, और डाइएमीन का मतलब क्या? NH2। ठीक है, तो इसमें कितने डोनर हैं? 2, तो इसका मतलब एक से ज्यादा है तो पॉलीडेंटेट हो सकता है। ये क्या करेगा? ये मेटल इसके साथ नाइट्रोजन दे दे, वही CH2 और ये NH2 ग्रुप देते, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर है। तो ये चक्रीय वाले बनी क्या? कितने सदस्य बनी? 5। तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसमें किसका निर्माण होगा? रिंग का, चक्रीय वलय का निर्माण होगा। तो इस प्रकार के जो वलय बनेंगे उनको अपन कीलेट वलय, इसको अपन क्या बोलेंगे? कीलेट बोलेंगे अपन इसको। ठीक, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? कीलेट। तो इसीलिए कैसे लिगैंड काम आएंगे? कीलेटिंग लिगैंड कैसे आएंगे? काम आएंगे। ठीक है, मतलब जो मोर देन वन डेंटेड है, मतलब एक से ज्यादा में डोनर एटम है, तो जब वो संकुल का निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो उस दौरान उस कॉम्प्लेक्स में कम से कम एक क्या साइक्लिक वलय होती है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? उस कंपाउंड को फिर अपन क्या बोलेंगे? कीलेट या चीलेट अपन उसको बोलेंगे। मैंने बोर्ड पे भी लिखा है कि कीलेट वे चक्रीय यौगिक होते हैं जिनमें धातु आयन में लिगैंड के मध्य उपस्थित सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, लिगैंड के मध्य मुझे पता है इसी का निर्माण होगा, लिगैंड और धातु आयन के मध्य। लिगैंड कैसा होगा? पॉलीडेंटेट। मोनोडेंटेट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर एक दंतुक लिगैंड होगा तो कैसी भी चक्रीय वलय नहीं बनेगी, इसीलिए मोनोडेंटेट लिगैंड नहीं है और चक्रीय वलय नहीं होगी तो वो कीलेट नहीं है। कम से कम एक चक्रीय वलय होनी ही चाहिए। ठीक है, का निर्माण होता है जिनमें कम से कम एक क्या होती है? साइक्लिक रिंग होती है। ठीक है, साइक्लिक में उपस्थित होती है। कीलेट वे संकुल हैं जिनमें दाता परमाणु एक दूसरे से के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं तथा केंद्रीय धातु आयन के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक बंध के कारण धातु आयन एक विषम चक्रीय वलय का भाग बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता? जैसे कि अपन क्या बोल रहे हैं कि कीलेट वे संकुल हैं जिनमें दाता परमाणु एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे दाता परमाणु इसमें एक तो कौन है? ये नाइट्रोजन, और एक इसमें एक नाइट्रोजन, इन दोनों CH2 के चारों जुड़े हैं। डायरेक्ट कब जुड़े हैं? मतलब किसी वलय के द्वारा क्या है? जुड़े हुए हैं। तो वही कह रहा है कि इसमें एक से अधिक दाता परमाणु होंगे और वो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, किसी वलय से जुड़े, मतलब किसी श्रृंखला से जुड़ के और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तथा केंद्रीय धातु आयन के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेशन बंधों के कारण धातु आयन एक विषम चक्रीय वलय का भाग बन जाता है। विषम चक्रीय का मतलब ये वलय बन गई पूरी एक रिंग बनी कि नहीं बनी? 5 सदस्यीय रिंग बन गई है। एक मैंने ये वैसे ही जनरल एग्जांपल लिया है। ठीक है,
5 सदस्यीय वलय बन गई, 1 2 3 4। तो विषम चक्रीय वलय का मतलब क्या है, मेटल आयन कोई भी धनात्मक आवेश हो सकता है मेटल पे। अभी अपन कॉम्प्लेक्सों की बात करेंगे तो अपन एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो विषम चक्रीय वलय का मतलब है कि जब कोई चक्र में किसी साइकिल में सारे एटम समान नहीं होते तो उसको बोलते हैं विषम चक्रीय वलय। तो देखो सारे समान है क्या, नहीं है, यहाँ NH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है, यहाँ NH2 है, यहाँ कोई मेटल होगा। तो जब सारे के सारे अलग अलग स्पीसीज होती हैं किसी साइक्लिक में या वलय में तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय वलय। अपन बोलते नहीं थे कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, आपने पढ़ा होगा जैसे फर्स्ट ईयर में, उसमें 11th 12th में फ्यूरेन होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है लेकिन उसमें ऑक्सीजन होता है, जैसे सल्फर होता है तो उसको थायोफीन बोलते हैं। तो ये सारे विषम चक्रीय वलय के एग्जाम्पल हैं। जबकि अगर मैं बेंजीन की बात करता तो बेंजीन कैसा है, समचक्रीय है, क्योंकि इसमें सारे के सारे कौन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन। तो सारे के सारे कैसे एटम है, समान। तो जब सारे के सारे चक्र में समान होते हैं तो उसको समचक्रीय बोलते हैं, जब अगर असमान हो जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विषम चक्रीय। इसीलिए विषम चक्रीय का मतलब समझ में आया क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कीलेटीकरण हम इसको कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखो, ये कीलेट क्या है, कीलेटीकरण क्या है। आपको समझ में आया कि कीलेट क्या है। कीलेट का मतलब बेसंकुल यौगिक जिनमें पॉलीडेंटेड लिगैंड मेटल के साथ मिलकर संकुलों का निर्माण करते हैं। बहुदंतों, द्विदंतों को भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा, 2 3 4 5, ट्राइडेंटेड, टेट्रा, पेंटाडेंटेड, ठीक है। तो उनमें कम से कम एक साइक्लिक वलय होती है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कीलेट। उस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, कीलेटीकरण। आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि कीलेट बेसंकुल होते हैं जिनमें दाता परमाणु एक दूसरे से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं, इनडायरेक्टली, जैसे डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, जैसे बीच में कार्बन कार्बन से NH2 जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो सेंट्रल मेटल होता है, जो केंद्रीय धातु आयन होता है, वो जब पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया और चक्रीय वलय बन गई तो एक विषम चक्र का क्या बन जाता है, भाग बन जाता है। मतलब सारे एटम समान नहीं होते तो उसको अपन हेटेरोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में, इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, चीलेशन या कीलेटीकरण अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर अपन आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट। मतलब कीलेटों का स्थायित्व ज्यादा क्यों होता है, कौन कौन से कारक हैं जो कीलेटों के स्थायित्व को बढ़ाते हैं, घटाते हैं। देखो इसको अपन बोलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट, इसको लिखो। फिर अपन पढ़ेंगे आगे टाइप ऑफ कीलेट। पूरा लेक्चर देखना है अच्छे से, लिखो इसको। लिखा आपने, अब देखो स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट, कीलेटों का स्थायित्व। कीलेट का मतलब कुछ भी नहीं है, कीलेट एक संकुल ही होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, पर उनमें जब पॉलीडेंटेड लिगैंड जुड़े होते हैं, क्योंकि मोनोडेंटेड जुड़े होंगे, एक दंतुक जुड़े होंगे तो वलय नहीं बने। जब एक से ज्यादा जुड़े होते हैं, द्विदंतुक त्रिदंतुक, तो वलय बन जाती है। तो कम से कम एक वलय होती है तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं, पॉलीडेंटेड लिगैंड। हम उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कीलेट बोल रहे हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं कीलेटों का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट, ठीक है। कीलेटों का स्थायित्व आप हेडिंग डाल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट। जैसे आधे नंबर में कभी आया आपको, हाफ नंबर में, कि कीलेट प्रभाव क्या होता है, तो देखो क्या डेफिनेशन लिखोगे, धातु संकुलों में कीलेट वलय की उपस्थिति के कारण संकुलों को या धातु संकुलों को अतिरिक्त स्थायित्व मिलता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, अतिरिक्त स्थायित्व मिलता है, जिसे कीलेट प्रभाव कहते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कीलेट इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कभी कभार हाफ नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, आप यूनिवर्सिटी का पैटर्न उठा के देखेंगे अपनी यूनिवर्सिटी का, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछता है व्हाट इज द कीलेशन इफेक्ट, कीलेट प्रभाव क्या है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि धातु संकुलों में, मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कीलेट वलय की उपस्थिति के कारण जो संकुल होते हैं उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कीलेट इफेक्ट, ठीक है। स्टेबिलिटी को कौन कौन प्रभावित करते हैं, तो पहला जो कारक है वो है एंट्रोपी। आप इसमें लैंग्वेज खुद लिख सकते हैं, मैं यहाँ शॉर्ट में बताऊंगा, आप खुद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी क्या है, किसी की अव्यवस्था की माप होती है, किसी की अव्यवस्था का मतलब होता है रैंडमनेस,
ठीक है। अव्यवस्था की माप को अपन क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। इसका मतलब जहां अव्यवस्था ज्यादा होगी वहां एंट्रोपी कैसी होगी, ज्यादा। और अव्यवस्था कहां ज्यादा होगी, जहां कणों की संख्या कैसी होगी, ज्यादा। कणों की संख्या कैसी होगी, ज्यादा, वहां एंट्रोपी कैसी होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, कणों की संख्या ज्यादा, तो वहां एंट्रोपी भी कैसी होगी, एंट्रोपी भी कैसी होगी, ज्यादा। और कुल मिला के बात है, एक क्लास में तो 10 बच्चे बैठे हैं, एक क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, तो अनस्टेबिलिटी मतलब कहां पर अव्यवस्था ज्यादा हो सकती है, 10 में या 100 में, जहां 100 है, क्योंकि वहां ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा वो हो सकता है वहां पर। ठीक है, मतलब व्यवस्था खराब हो सकती है। तो जहां जितनी ज्यादा व्यवस्था होती है, रैंडमनेस होती है, उसी को वहां एंट्रोपी कैसी होती है, ज्यादा। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों के संदर्भ में एंट्रोपी जो संकुल यौगिक हैं उनको एंट्रोपी कैसे प्रभावित करती है, तो एंट्रोपी जहां ज्यादा होगी, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। जहां एंट्रोपी ज्यादा आएगी वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, ये स्टेबिलिटी का एक कारण है, जहां एंट्रोपी ज्यादा आएगी। तो एंट्रोपी कहां ज्यादा आएगी, जहां कणों की संख्या कैसी होती है, ज्यादा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं यहां पे, CO NH3 का होल 6 + 3, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं 3En, और En का मतलब मैं जानता हूं एथिलीन डाइएमीन द्वितीयक लिगेंड होता है, बहुत बार बोल चुका हूं मैं। इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा CO En का होल 3, क्योंकि कितने लिगेंड जुड़ने हैं, 6 जुड़ने हैं, 6 बनाता है, और ऑक्सीजन अवस्था 3 में ये मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो एक NH3 मोनोडेंटेड है तो 6 बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ En की 3 की जरूरत पड़ेगी। अब ये NH3 को रिप्लेस क्यों कर रहा है ये En, तो मुझे पता है कि एक En में कितने डोनर होते हैं, 2। En का मतलब क्या होता है, NH2 CH2 और क्या NH2, एथिलीन डाइएमीन। तो एक तो ये NH2 डोनर और एक नाइट्रोजन डोनर, तो एक में 2 है तो 3 में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी, वही +3 और 6 NH3 क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस En ने इसको रिप्लेस कर दिया। तो क्यों कर दिया, पहली बात तो मुझे पता है कि ये कैसा लिगेंड था, मोनोडेंटेड था कि नहीं था। मोनोडेंटेड लिगेंड होगा तो कभी कीलेट वाले बनेगी क्या, नहीं। लेकिन मुझे पता है कि एथिलीन डाइएमीन कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड क्या कर लेंगे, जैसे कोबाल्ट के साथ जुड़ेगा एथिलीन डाइएमीन तो एक नाइट्रोजन ऐसे जुड़ेगा, और ये CH2 और क्या जुड़ेगा, NH2 जुड़ेगा। तो मुझे पता है कि बलय बन जाएगी, और बलय बन जाएगी तो अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों में कीलेट बलय बोलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बना है वो कैसा है, कीलेट है। चलो ये तो मान लिया कि कीलेट है, क्योंकि इसमें बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा है। बाइडेंटेड लिगेंड जैसे ये 2 डोनर है तो ऐसे बॉन्ड बनाएंगे कोबाल्ट के साथ तो बलय बना देंगे, जबकि NH3 रिंग नहीं बना सकता किसी भी कंडीशन में। चलिए ठीक है, एथिलीन डाइएमीन हम अच्छे से जानते हैं, मैंने अभी भी बताया था। चलो ये तो मान लिया कि कीलेट है इस तरफ, इसलिए ये इसने इसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन एंट्रोपी को कैसे प्रभावित कर रही है कीलेट की स्टेबिलिटी को, तो आप देखो कि अगर यहां मैं टोटल कणों की संख्या देखूं, रिएक्टेंट की साइड, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट की साइड है, तो इसने इसको हटाया ही क्यों, तो यहाँ कणों की संख्या कितनी आएगी, 4। मतलब टोटल कितने अवयव हैं, 4 हैं, 3 तो एथिलीन डाइएमीन और एक पूरा ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कभी विभाजित होता नहीं है, मैं बता चुका हूं पहले भी। तो एक तो पूरा ये और 3 ये, तो 4 है रिएक्टेंट की साइड। अगर मैं प्रोडक्ट की साइड देखूं तो कणों की संख्या, क्योंकि मुझे पता है कणों की संख्या का मतलब कितने इसमें इसके मॉलिक्यूल हैं, तो 6 तो NH3 है और एक ही पूरा कंपाउंड है, तो कितने हो गए, 7। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां तो कणों की संख्या 4 है और यहां कणों की संख्या 7 है, तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, 7 वाले की। अरे होगी कि नहीं होगी। और मुझे पता है कि एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसीलिए ये वाला कंपाउंड किस में चेंज हो गया, इसमें चेंज हो गया। तो ये कैसा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। दिख रहा है क्या आपको, मोर स्टेबल या हाईली स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ एंट्रोपी कैसी आएगी, ज्यादा। एंट्रोपी ज्यादा आएगी, रैंडमनेस ज्यादा होगी, तो एंट्रोपी का मान ज्यादा, और एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। ठीक है, क्यों आई, एक तो कीलेट बना, तो कीलेट ज्यादा स्टेबल, लेकिन कीलेट क्यों ज्यादा स्टेबल है, तो इसका रीजन है एंट्रोपी इसको ऐसे प्रभावित करती है। ठीक है, आप इसको लिख लो। फिर अपन एक कारक और देखते हैं। एक कारक क्या होता है, मैं लिखा देता हूं यहाँ पे, चलो आप यहाँ लिख लो, फिर अपन आगे देखते हैं। इसको लिख लो,
आप चाहें इसको लैंग्वेज के टर्म में भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि एंट्रोपी है अव्यवस्था की माप होती है, ठीक है, और जहां कणों की संख्या ज्यादा होती है, अव्यवस्था ज्यादा, रैंडमनेस ज्यादा, तो एंट्रोपी कैसी होती है, ज्यादा। और एंट्रोपी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कीलेट कंपाउंड की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। एक एग्जाम्पल लिखोगे, ऐसे एग्जाम्पल को बताओगे कि ये वाला इसमें क्यों चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ कणों की संख्या कितनी आई, 6 और 1 7, जब यहाँ कितनी आ रही, 3 और 1 4, और एक क्योंकि यहाँ क्या बन गया, कीलेट बन गया, क्योंकि यहाँ वाइडेंटेड लिगेंड है, तो कीलेट ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि प्रोडक्ट की साइड एंट्रोपी कैसी है, ज्यादा, क्योंकि कणों की संख्या क्या है, ज्यादा, और एंट्रोपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। ये आप पूरा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया रीजन स्टेबिलिटी का। अगले रीजन और देखो, आप इसको लिखो, पहले लिखो, ठीक है। अगला रीजन देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एंट्रोपी पूछा जाता है। आप इसको लिख सकते हैं, कीलेट के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। तो आप कीलेट बताएंगे पहले क्या होते हैं, लिखा चुके हैं हम लोग, कॉपी में नोट्स बनाइए साथ में ही, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, और ये स्टेबिलिटी का एंट्रोपी कैसे प्रभावित करती है, तो ये भी लिख सकते हैं। सेकंड रीजन देखो, ये तो पहला था, स्टेबिलिटी ऑफ एंट्रोपी, स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट में। सेकंड देखो, रेजोनेंस या अनुनाद, अनुनाद भी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अनुनाद मुझे पता है कि जहां बस अपन को यहां थोड़ा सा ही लिखना चाहते हैं, जहां अनुनाद उपस्थित होता है, वहां स्थायित्व बढ़ जाता है। और हमने पढ़ा है कि अनुनाद कहाँ होता है, जैसे ऐसे कोई लिगेंड है जिसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में है, डबल बॉन्ड के अगले एटम पर लॉन पेयर है, अगर इस तरीके की कंडीशन कहीं है, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स बना, जैसे मेरे पास ग्लाइसिनेटो होता, NH2 CH2 COO-, ठीक है, इस तरीके का होता, तो ये यहाँ चेंज हो जाता है, ये यहाँ चेंज हो जाता है। तो मतलब जहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस कहाँ होता है, रेजोनेंस जहाँ डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में होते हैं, एकांतर क्रम में होते हैं, जैसे डबल सिंगल डबल, जैसे हम पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी वगैरह में पढ़ते हैं हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अपना यहाँ इतना बड़ा टॉपिक नहीं है ये, केवल बताना है कि जहाँ अनुनाद उपस्थित होता है स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए जिन कीलेट वलयों में रेजोनेंस आ जाता है, रेजोनेंस कब आएगा, पूरा लिखना नहीं है, रेजोनेंस कब आएगा, जब डबल बॉन्ड कैसे क्रम में होंगे, अल्टरनेट ऑर्डर में होंगे, या डबल बॉन्ड के अगले एटम पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, या कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, तो वहां रेजोनेंस उपस्थित हो जाता है। इसीलिए रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप ऐसे लिखेंगे, बस इतना लिख देंगे, यही सफिशिएंट है, क्योंकि रेजोनेंस ऑर्गेनिक का टॉपिक है। वैसे रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट, स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट हिंदी में भी लिख सकते हैं। अनुनाद समानुपाती होता है इसके स्थायित्व के कीलेट, इतना लिख देना। तीसरा फैक्टर अफेक्टिंग देखो, तीसरा है वलय का आकार, साइज ऑफ रिंग। वलय का आकार, हमने फर्स्ट ईयर में एक थ्योरी पढ़ी थी, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में। वो क्या कहता है कि बे कीलेट, अगर कीलेट के संदर्भ में बात करें, बी कीलेट ज्यादा स्थायी होते हैं। कीलेट का मतलब है तो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन चक्रीय संरचना बन रही है बस। बे कीलेट ज्यादा स्थायी होते हैं जिनमें धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन मेटल आयन को मिलाकर 5 या 6 सदस्यीय वलय या रिंग का फॉर्मेशन या निर्माण, वलय का निर्माण या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बे कीलेट ज्यादा स्थायी होते हैं जिनमें धातु आयन को मिलाकर 5 या 6 सदस्यीय वलयों का क्या होता है, निर्माण होता है। क्योंकि ये वलय क्या ज्यादा स्थायी होती है, क्योंकि इनमें स्ट्रेन क्या होता है, तनाव बहुत कम होता है 5 और 6 सदस्यीय में। अगर इन दोनों में भी बात करें तो पहले प्राथमिकता देंगे 5 सदस्यीय को। ठीक है, धातु आयन को मिलाकर 5 और 6 सदस्यीय वलयों का निर्माण होता है। यही कारण है कि
कि कीलेटों का निर्माण, कीलेटों की फॉर्मेशन या निर्माण, कीलेटों का निर्माण 5 या 6 सदस्यीय वलयों के रूप में होता है, वलयों के रूप में होता है। जैसे एक एग्जांपल लिखूं मैं, अगर 5 और 6 सदस्यीय में भी बात आए तो ज्यादा डोमिनेंट कौन है? 5 है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, मैं लिखता यहां पर NH2, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिखता CH2 और NH2। ये है मेटल आयन, यहां पर ये लोन पर ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। कितने सदस्यीय वलय बनेगी? 4 सदस्यीय वलय बनेगी। कितने सदस्यीय वलय बनेगी? 4 सदस्यीय। ठीक है, और एक मैं यहां ग्रुप लगा दूं इसके साथ CH3। ठीक है, ऐसे लगा दूं मैं, और यहां लगा दूं मैं CH। ठीक है, अब इसी का मैं एक और रूप बनाता हूं। क्या? देखो, वलय में तो 4 सदस्य आ रहे हैं, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी मैंने संकुल बनाया, इस पर नाइट्रोजन डोनर है और ये डोनर है। इसी का मैं एक और रूप बनाता हूं। क्या? CH2 ये जो CH3 CH2 को CH2 लिख दें, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। और इसके साथ में क्या लगा दूं? NH2, और इसके साथ में क्या लगा दूं? NH2। इसी का समावयवी रूप है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है? सेम है। उनको अपन आइसोमर्स बोलते हैं, और ये मेटल आयन और कोई भी पॉजिटिव चार्ज पे हो सकता है। इसमें कितने सदस्यीय वलय है भाई? कितने सदस्यीय वलय आई भाई? इसमें 5 सदस्यीय, जबकि हैं दोनों सेम। क्यों? क्योंकि देखो NH2 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 NH2, इसमें CH3 CH और CH2 CH2, तो देखो वही 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन और 2 और 2 4 हाइड्रोजन, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, इन दोनों में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कीलेट ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने सदस्यीय वलय बन रही है? 5 मेंबर्ड, और मुझे पता है कि 5 मेंबर्ड रिंग या कीलेट जो बनते हैं इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर्ड। 5 और 4 मेंबर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होती है? 5 मेंबर्ड। ठीक है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें कितने सदस्यीय वलय बन रही है? 5 सदस्यीय है, तो ये भी बाइडेंटेड वही कीलेट वलय बना रहा है। लेकिन इसमें कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4। रिंग में तो 4 ही सदस्य आ रहे हैं, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 और 1 5। और मुझे पता है 5 मेंबर्ड इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर। ठीक है, इसीलिए ये वाला अगर बनता भी है तो ये किस में चेंज हो जाता है? इस वाले में, क्योंकि ये कैसा होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम ही है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, केवल अरेंजमेंट अगर हो गया तो 5 सदस्यीय वाले, तो ये वाला अरेंजमेंट ज़्यादा सही है बजाय इसके। क्यों? क्योंकि इसमें 5 मेंबर रिंग बन रही है, इसमें 4 मेंबर बन रही है, और 5 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 4 मेंबर्ड। ठीक है, एक और होता है, इसको आप लिखो दोनों को, फिर मैं लास्ट बताता हूँ। एक और स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है, जो सेंट्रल मेटल होता है वो। ठीक है, उसको एक साइंटिस्टों ने सीरीज दी थी, उसको मैं बताऊंगा। पहला तो कौन सा हुआ था? एंट्रोपी, दूसरा रेजोनेंस, और तीसरा क्या है? वलय का आकार। के जो 5 और 6 मेंबर जो वलय होती हैं वो हाईली स्टेबल होती हैं। यही कारण है कि ज्यादातर कीलेट इन्हीं वलय में मिलते हैं। ठीक है, ये वलय ज्यादा स्टेबल क्यों होती है? क्योंकि इनमें जो तनाव है, जो मरोड़ी विकृति, हमने एक वर्ड बोला था फर्स्ट ईयर में, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, आप जाके फर्स्ट ईयर की कॉपी देखना। ठीक है, तो आपको वहां पे ये जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत ये कहता है कि जो 5 और 6 मेंबर्ड वलय होते हैं उनमें स्ट्रेन या तनाव सबसे कम आता है, जिसको मरोड़ी विकृति बोला था। इसीलिए इनमें तनाव सब, आपको बेयर का नाम नहीं लेना है यहाँ पे, इनमें तनाव सबसे कम आता है, इसीलिए कैसी होती है? हाईली स्टेबल 5 और 6 मेंबर्ड। ठीक है, इसको लिखो। फिर एक लास्ट रीजन बताता हूँ स्टेबिलिटी का, लिखो। लिखा आपने? ठीक है, तो अगर आपको ऐसे आ जाए कि व्हाट इज द कीलेट, कीलेट क्या होते हैं, कीलेटीकरण क्या है, कीलेट प्रभाव क्या है, तो आप सबको लिख सकते हैं। ठीक है, और कीलेट के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कीलेट, तो आप लिख सकते हैं। एक रीजन और बताता हूं इसमें स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक में, नेचर ऑफ मेटल आयन, धातु आयन की प्रकृति। ठीक है, वो देखो क्या है। 3 हमने पढ़ लिए, लास्ट 4। ठीक है, फिर से लेक्चर को अपन क्लोज करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लेंगे टाइप ऑफ कीलेट। ठीक है, कीलेट के प्रकार कितने हैं, ऐसे भी पूछ सकता है, तो ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए उसको अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। लास्ट लेक्चर है नेचर ऑफ मेटल आयन है, धातु आयन की प्रकृति। धातु आयन की प्रकृति।
धातु आयन की प्रकृति। 3D संक्रमण श्रेणी, 3D संक्रमण श्रेणी, संक्रमण श्रेणी में मेटल आयन प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था में देखा गया कि संकुलों का स्थायित्व किनका, कीलेट संकुलों का, ठीक है, संकुलों का स्थायित्व कॉपर प्लस टू तक बढ़ता है, जिसके लिए दो साइंटिस्ट थे, इरविंग और विलियम्स। इरविंग विलियम्स ने एक श्रेणी दी जिसे इरविंग विलियम्स सीरीज कहा जाता है। इरविंग विलियमसन श्रेणी कहा जाता है। उन्होंने बोला कि जो 3D श्रेणी के तत्व हैं, जो प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था में जो कीलेट बना रहे हैं, उनमें कॉपर तक स्टेबिलिटी क्या होती, बढ़ती, मतलब जिनमें सेंट्रल मेटल आयन कॉपर होगा वो कीलेट वाले ज्यादा स्थायी होंगी बजाय और किसी के। तो कहां से कहां तक दी उन्होंने, जो श्रेणी थी वो Mn+2, उसके बाद ज्यादा स्टेबल होगा मन फैकोनी कूजन, ठीक है, 3D में मैग्नीज से लेके और जिंक तक दी थी, प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था वाली, इसको बोलते हैं इरविंग विलियम्स सीरीज, ठीक है। कभी अगर पूछ लेता है ये क्वेश्चन कि ऑर्डर ऑफ इरविंग विलियमसन सीरीज क्या है, कीलेट कॉम्प्लेक्सों के, क्योंकि कीलेट कब होंगे, जब बल्ले बन जाएगी, द्विदंतों के त्रिदंतों को लेकर जोड़ रहे होंगे तो वो रिंग बन जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो उनमें अगर सेंट्रल मेटल आयन 3D सीरीज के ये हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, और उस श्रेणी को बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं इरविंग विलियमसन सीरीज, उसको बोलते हैं, ठीक है। मन फैकोनी, ठीक है, 3D से अपने 3D पढ़ ली है, फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ी है, जाके देखें, मैंने ट्रिक बताई याद करने की। मन फैकोनी आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। नी का मतलब होता है निकेल, कूजन कॉपर प्लस टू, और कॉपर सबसे ज्यादा होता है और इसीलिए ये चिन्ह लगाएंगे कि जिंक इससे कम है, ठीक है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इरविंग विलियम्स सीरीज, इरविंग विलियमसन या विलियम्स सीरीज, यहाँ क्या श्रेणी, ठीक। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स बनाया दिस, आपके पास एक तो है आयरन और ऐसे कॉम्प्लेक्स बन रहा है NH2 CH2 CH2 और NH2 और दिस, और एक ऐसे यहाँ लग रहा है NH2 CH2 CH2 और NH2, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेशन, प्लस टू ऑक्सीजन अवस्था है इसमें। और एक एग्जांपल आपके लिए ये बन रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम कौन है, कॉपर है, और सेम ही है, वही नाइट्रोजन डोनर है, उसके बाद CH2 ऐसे लिख सकता हूँ शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही जो डोनर है वो लिख दिए हैं, ठीक है, दाता जो है, यहाँ पे भी N लिख सकता हूँ, CH2 और ये जहाँ से मुड़ा हुआ होता है वहाँ कार्बन, इसका यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, और यहाँ में क्या लिख देता हूँ NH2, तो दिस। इसमें भी देखो कितने मेंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो एक 5 मेंबर, तो ये एक 5 मेंबर, ये इसमें भी एक 5 मेंबर, ये और एक 5 मेंबर, ये सेम ही है। इस पर भी कॉपर कितना है, +2, ठीक है। तो आप इसका आंसर किससे देंगे कि ज्यादा स्टेबल कौन सी रिंग होगी या कौन सी कीलेट वाले होंगे। कीलेट क्योंकि बड़े संख्या बन रही है तो कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर चक्रीय वाले बनते हैं तो उसको अपन कीलेट बोलते हैं। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगी, इसका जवाब आप किससे देंगे, इरविंग विलियमसन सीरीज। तो ज्यादा स्टेबल कौन होंगी, दिस, क्योंकि इसमें कौन है, कॉपर वाले जो कीलेट वाले होती हैं वो आयरन की तुलना में कैसी होती हैं, ज्यादा स्टेबल होती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इरविंग विलियमसन सीरीज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट कारक आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हमने 4 कारक पढ़े, पहला एंट्रोपी, दूसरा रेजोनेंस, तीसरा क्या है रिंग का साइज, और चौथा क्या हमने बोला कि धातु आयन की प्रकृति। खासकर इसमें 3D श्रेणी के बारे में बात की जाती है, ठीक है।
इसलिए मैंने लिया क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस श्रेणी को अपन मन फे कौनी कूजन, ये ध्यान रखना है कि कॉपर सबसे ज़्यादा बनाता है स्टेबल कीलेट और ये सबसे कम, और जिंक इससे ये ऑर्डर है, मतलब कॉपर ज़्यादा है जिंक से, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कि एग्जाम्पल भी अगर आप यहाँ पर लिखेंगे बीएससी में एकेडमिक में, तो आप एक एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने क्या बात की कि कीलेट क्या होते हैं, कीलेटीकरण क्या है, कीलेट प्रभाव क्या है, व्हाट इज द कीलेट इफेक्ट, आधा एक नंबर में पूछ रहे तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। कीलेट की स्टेबिलिटी क्या है, इसको कौन कौन से कारक या कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो वो अपन लिख देंगे अच्छे से, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, इससे लास्ट लेक्चर होगा वो, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ कीलेट, ठीक है। कीलेट कितने प्रकार के होते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं खत्म करते हैं। तो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करो, कमेंट किया करो, उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लाइक जरूर किया करो, लाइक लाइक लाइक। इतनी मेहनत करके आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, मैं चाहता हूं मैं आपको कैसे समझा सकूं। इस इतने से लेक्चर को बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। और हम यही चाह रहे हैं कि आपको मतलब कैसे भी आप सीखें, इसीलिए आपका भी कोई फर्ज बनता है, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।